राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर थे। वो महाबोधि बोध बिहार भी गए हैं और उन्होंने एक फिर से संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया है। राहुल गांधी ने फिर वही मुद्दा उठाया कि जाति जनगणना होगी। बीजेपी जो जाति जनगणना कराने जा रही है वो झूठ है, फ्रॉड है, उसमें सच्चाई नहीं है। ये सच है कि अब जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें छन छन के आ रही है, बीजेपी जाति तो गिनवाएगी लेकिन ओबीसी कितना परसेंट है ये नहीं बताएगी। जैसे एससी एसटी का परसेंटेज बताया जा रहा है कि 9% है, 19% है, ओबीसी 50 से 60-70% है, ये नहीं बताएगी। जैसे बिहार में पता चला कि पिछड़ा और अति पिछड़ा मिला के टोटल ओबीसी जिसको कहते हैं उसकी संख्या लगभग 70% है और सवर्ण टोटल 10% है, जिसमें मुस्लिम सवर्ण भी मिला दे तो 15% की संख्या है। दरअसल कोई जब आपको कहे कि जाति जनगणना की लड़ाई जो है वो जातिवाद बढ़ेगा तो आप उसको कुछ जवाब जरूर दीजिए। उसको कहिए कि जाति जनगणना की लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई और नौकरी का रास्ता साफ होता है। जाति जनगणना के बाद ही स्कूल कॉलेज की बात होगी, पढ़ाई लिखाई की बात होगी, नौकरी की बात होगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में जो 10% लोग हैं उनमें से लगभग 99% लोगों के पास पढ़ाई लिखाई है, स्कूल, अस्पताल है, दवाई है। इसलिए उनको धर्म की राजनीति में मजा आ रहा है। उनके बच्चे या तो देश के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आईआईटी में, आईआईएम में, वो मीडिया मैनेजमेंट में है, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, वही 10% लोग। और जो उस 10% में 3% और 5% रिच लोग हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उनका बिजनेस विदेश में है। वो दुबई, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, जापान, कोरिया में बिजनेस करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। निशिकांत दुबे के बच्चे कहां पढ़ते हैं? जो जाति जनगणना के विरोध में बोलते हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनका बच्चा विदेश पढ़ता है। रविशंकर प्रसाद के बच्चा विदेश पढ़ता है। यहां तक कि बीजेपी में जो शिवराज चौहान है, पिछड़े समाज से, उनका भी बच्चा विदेश में पढ़ता है। इस देश के 90% लोगों को सोचना पड़ेगा कि धर्म की राजनीति से आपको कुछ नहीं मिलना है। धर्म, आप भी धार्मिक हैं, आपके आस्था का संविधान सुरक्षा करता है। आप पूजा पाठ कीजिए, धर्म कर्म में रहिए, लेकिन सोचिए अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई नहीं होगी तो आप धर्म कर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो ये राजनीति बदलने के लिए है, देश बदलने के लिए है। जब जाति जनगणना की बात होगी तो पता चलेगा कि कौन लोग स्कूल नहीं जा पाए हैं। उससे ये नहीं पता चलेगा कि किनको मंदिर में जाने दिया जा रहा है, किनको गिरजाघर में जाने दिया जा रहा है, किनको गुरुद्वारा में जाने दिया जा रहा है, किनको बुद्ध विहार में कब्जा कर लिया गया। ये पता नहीं चलेगा जाति जनगणना से। जाति जनगणना से पता चलेगा कि किनको स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, किनके बच्चे नौकरी में नहीं है, सरकारी नौकरी में, किनके बच्चे आईआईटी आईआईएम में नहीं पढ़ रहे हैं, किनके बच्चे इसरो और नासा में वैज्ञानिक नहीं है, किस जाति के लोग कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, किस जाति के लोग मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, विदेश में नहीं जा पा रहे हैं। तो जो भी जाति जनगणना का विरोध कर रहा हो वो उसका पेट भरा हुआ है। उससे पूछिए, आप देखिएगा, चाहे वो नेता हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है वही जाति जनगणना के खिलाफ है। जिसका पेट भरा हुआ है, जो धर्म की राजनीति कर रहा है, जिससे इस देश के 90% लोगों के जीवन में कोई भला नहीं होगा। धर्म आपका आस्था है, उससे आपकी रोजी रोटी नहीं चल जाएगी। धर्म से मुट्ठी भर लोगों की रोजी रोटी चलती है और भारत में धर्म के लाभार्थी भी जाति के लाभार्थी लोग हैं। जो हर धर्म में, जो जाति में टॉप पर हैं, वही उस धर्म का फायदा उठा रहे हैं। आप जाके गणना कर लीजिए, देख लीजिए कि इस देश में ट्रस्ट में कौन लोग बैठे हुए हैं। तो जाति जनगणना की जो लड़ाई है उससे यह पता चलेगा कि आप किनके बच्चे विदेश नहीं पढ़ रहे हैं, कौन कलेक्टर इंजीनियर नहीं है, कौन बिजनेस में नहीं है, कौन मीडिया जुडिशियरी में नहीं। और कायदे से ये काम जो राहुल गांधी अब भाषण दे रहे हैं, कायदे से तो ये काम अखिलेश यादव को करना चाहिए था, जो अब आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है
अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में हम जाति जनगणना कराएंगे, हमारी सरकार में होगी, बीजेपी की विदाई होगी। गलती ये हो गई ना कि बहुजन समाज के जो लोग विधानसभा और संसद में है, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सब लोग समझदार नहीं है, समझदार हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग कांग्रेस में है या बीजेपी में है, आपकी राजनीति भी तभी बचेगी जब जाति जनगणना होगी। आज जो बीजेपी आपको आज जो दलित पिछड़ा बीजेपी नेता ढूंढ रही है या कांग्रेस ढूंढ रही है, इसीलिए क्योंकि फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम साहब, इनका आंदोलन चला। इन्होंने SC ST OBC को बताया, अल्पसंख्यकों को बताया कि तुम्हें वोट का अधिकार है। आप किसी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो या ममता बनर्जी की पार्टी में हो, अगर आप SC ST के लोग हैं तो आपके रिजर्वेशन की वजह से, संविधान की वजह से, इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप संविधान बचाइए। और जो भी वो लोग जो कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, यादव हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, आपकी राजनीति इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जाति जनगणना का डिमांड बढ़ रहा है और आपके समाज के लोग जागरूक हैं। तो जो दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको समझना चाहिए कि आज अगर धर्म के नाम पर आप राजनीति में हाँ मिला रहे हैं तो आप अपने नस्लों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। धर्म की राजनीति से मुट्ठी भर लोगों का फायदा होगा, देश का नुकसान होगा। आज देश का मुकाबला चाइना से है, जो 500 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन बना रहा है। सोचिए, आज कश्मीर में एक पुल बना है, हमारे इंजीनियर्स को बधाई दीजिए। प्रधानमंत्री ने उसको झंडा फहराया, झंडा तिरंगा से उनका सम्मान किया, अच्छी बात है। सोचिए 20 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ, 2002 में इसका उद्घाटन हुआ था, 2025 में इसका पूरा हुआ। हम कितना पीछे, आज सोशल मीडिया का दौर है। आप देखिए चाइना कैसे कैसे ब्रिज बना रहा है, कैसा कैसा पुल बना रहा है, कैसा कैसा मिसाइल बना रहा है, और आबादी में हम उससे आगे निकल चुके हैं। आप कैसे उसकी बराबरी करेंगे? धर्म के नाम पर तो पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश भी है। देखिए उसकी क्या स्थिति हो गई है। आपको कंपटीशन करना है अमेरिका से, चाइना से, जापान से, कोरिया से, फ्रांस से, जर्मनी से। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो 10% लोग हैं इस देश में जो जातिवाद को मानते हैं, जो मनुवाद को मानते हैं और जिनका पेट भरा हुआ है, उनको पता है कि उनकी जातीय श्रेष्ठता तभी तक बनी रहेगी जब तक बाकी लोग पिछड़े और शोषित रहेंगे और अशिक्षित रहेंगे। उनको पता है कि उनकी बादशाहत राजनीति उनकी चलेगी, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस पर उनका कब्जा तभी तक रहेगा जब तक 90% लोग अशिक्षित हैं। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप इस देश का विकास चाहते हैं, तो आपको सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आना पड़ेगा। और सामाजिक न्याय का मुद्दा मतलब विज्ञान का मुद्दा है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल का मुद्दा है, यह साइंस का मुद्दा है, यह देश के डेवलपमेंट का मुद्दा है, प्रकृति को बचाने का मुद्दा है। ज्यादा संख्या में लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, ज्यादा संख्या में। सोचिए आज कृषि में, एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्म की जरूरत है तो कृषि वैज्ञानिक की जरूरत है। आज दुनिया में गन्ने का खेती बढ़ रहा है, फलों की खेती हो रही है, सब्जियों की खेती हो रही है, उन्नत सब्जियां उगाई जा रही है, फल उगाए जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा नहीं, जातिवाद खत्म होगा। और जो मुट्ठी भर लोग, 10% लोग जो इस देश में सारे संसाधन पर कब्जा किए हुए, चाहे ठेकेदारी हो, बड़े बड़े 10, आप आज देख रहे हैं भारत में हाईवे बन रहा है, 10,000 करोड़, 55,000 करोड़, 20,000 करोड़, 14,000 करोड़ का टेंडर है। इसमें किस जाति के लोग हैं? कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है जो इतना बड़ा टेंडर ले सके। इस देश में 10% लोग अपने बच्चों को इस देश के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश भी रख रहे हैं। 90% लोग लाचार और बेबस हैं या मिडिल क्लास बनकर रह गए हैं। ये सब उनकी लड़ाई है और ये देश एक रिफॉर्म चाहता है। इस देश में जैसे औद्योगिक क्रांति की जरूरत है, इस देश में जैसे श्वेत क्रांति हुई, जैसे हरित क्रांति हुई, तो हमें खाने के लिए ज्यादा पैदावार हुआ,
श्वेत क्रांति हुई तो दूध का पैदावार हुआ, पिंक रिवॉल्यूशन हुआ तो हम एक्सपोर्ट करने लगे मांस मछली का। इस देश में एक विज्ञान की जरूरत है और इसीलिए जाति जनगणना की जरूरत है, ताकि हमारे पास ऑक्सफोर्ड बने, कैम्ब्रिज बने, आईआईटी बने, आईआईएम बने, जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट बने। जाति जनगणना की लड़ाई, अगर आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो चूंकि आप अब जाति जनगणना के खिलाफ कौन है? टीवी वाला, अखबार वाला। पूछे वो किस जाति के लोग हैं? जो मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश में संसाधन पर कब्जा किए हुए हैं जाति के नाम पर, जिनका जाति के नाम पर नेक्सस चलता है, ठेकेदारी मिलती है, सिनेमा बनाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, मीडिया में बैठे हुए हैं, राजनीति में कुंडली मार के बैठे हुए हैं। उन सबको इस नेक्सस टूटने का डर है और वो चाहते हैं कि इस देश के 90% लोग लाचार और बेबस रहें, मजदूर बने रहें, और इससे देश का विकास नहीं होगा। तो शुक्र है राहुल गांधी इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव अब समझ चुके हैं, तेजस्वी यादव भी समझ चुके हैं। जरूरत तो यह है कि बहुजन समाज के लोग, बहुजन दल, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जेएमएम हो, ये सारे लोग इस मुद्दे पर बोलते और एक देशव्यापी गठबंधन करते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार, अभी बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार की पार्टी, पता ही नहीं चलता है कि नीतीश कुमार की पार्टी है या हाईजेक हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी में उनकी मानसिक स्थिति आप देख रहे हैं मंचों पर। उनकी पार्टी के सारे फैसले ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी जैसे लोग ले रहे हैं जो सवर्ण समाज से हैं। वो जाति जनगणना के साथ होंगे, आपको पता है। तो बीजेपी और राहुल गांधी पर इसलिए भरोसा बढ़ा है क्योंकि राहुल गांधी को लग गया है कि ये हमें चुनाव जिताएगा। लाल किताब हाथ में लिया, संविधान का किताब लिया और वो 100 सीट तक पहुंचे और थोड़ी बहुत उम्मीदें बढ़ रही है क्योंकि उन्होंने अनिल जय हिंद को ओबीसी का चेयरमैन बनाया है जो सोशल जस्टिस के लोग हैं। राजेंद्र पाल गौतम को उन्होंने एससी कमीशन का चेयरमैन बनाया है, एससी कम्युनिटी का, एससी डिपार्टमेंट का। खड़गे जो हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, एससी डिपार्टमेंट हो, ओबीसी डिपार्टमेंट हो, ये लोग वो हैं जो खुलकर बोलने वाले हैं बहुजन आंदोलन पर। लेकिन मैं खुद कह रहा हूं, आज भी कायदे से जो बहुजनों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके, चंद्रशेखर आजाद, अनुप्रिया पटेल, निषाद, राजभर, इन लोगों ने अपने अपने कारणों से, मैं लालच नहीं कहूंगा, सबके अपने राजनीतिक मजबूरी होती है, लेकिन अपनी अपनी वजह से ये लोग टूट गए, आपस में बिखर गए और सब रीजनल पार्टी बन के रह गए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस के कंट्रोल पूरी तरह से राहुल गांधी के हाथ में है और वो इस मुद्दे को अब जिस तरह से उठा रहे हैं उससे एक उम्मीद तो बनती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं कहूंगा उन लोगों का है जो पिछले 10 सालों से लगातार बीजेपी शासित राज्य में नौकरियां गंवा रहे, चाहे डॉक्टर रितु हो, लक्ष्मण यादव हो, जिनको मैं नहीं भी जानता हूं। ऐसे लाखों लोग हैं जो जेल गए हैं। प्रशांत कनौजिया जिनको यूपी की सरकार ने जेल में डाला, प्रोफेसर रतनलाल जिनको गिरफ्तार किया गया, प्रोफेसर रवि जिनसे मैं आज तक बात भी नहीं हुई, लखनऊ यूनिवर्सिटी में जिन पर हमला हुआ, जेएनयू के प्रोफेसर रोहित वेमुला की शहादत हुई, सूरज मंडल, लक्ष्मण यादव की नौकरी गई, डॉक्टर रितु की नौकरी गई और वो तमाम पत्रकार जो दिन रात इस मुद्दे पर लिख पढ़ रहे हैं और अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं। इन तमाम बहुजन दलों को सोचना चाहिए कि राहुल गांधी जब इस मुद्दे को बोल रहे हैं, काश बहुजन दल ने समय रहते इस एजेंडे को उठाया होता। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग लगातार कांग्रेस पर नजर रख रहे हैं। राहुल गांधी की नीयत अच्छी है, ये लग रहा है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी की पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में खड़गे साहब के खिलाफ या राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के इस खिलाफ लोग होंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा। और मैं नई बात बता रहा हूं, बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का खोज हो रहा है। नीतीश कुमार का वो विकल्प ढूंढ रहे हैं। बिहार में वो मंटू पटेल को आगे बढ़ा रहे हैं। सोचिए, ओबीसी यूपी में शिवाजी को मानने वाले, पटेल को मानने वाले, साहू जी महाराज को मानने वाले, फूले पेरियार अंबेडकर साहब को मानने वाले लोगों ने जमकर अखिलेश यादव को वोट दिया था। दलितों ने, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने।
अब बीजेपी हाल अध्यक्ष अपना बनाने जा रही, हो सकता है कोई ओबीसी को वो अध्यक्ष बनाएंगे, हो सकता है वो धर्मेंद्र प्रधान को बना सकते हैं या कोई और ओबीसी को खोज के लाएंगे। लेकिन सवाल है बीजेपी में जितने नेता हैं एससी एसटी ओबीसी, उनको सजग होना चाहिए, उनको अपने सामाजिक हितों की रक्षा के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि आपके सामाजिक हितों की रक्षा मतलब राष्ट्रवाद है, संविधान की रक्षा है। आज किसी भी इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों जो भी मिला है वो बाबा साहेब की वोट की ताकत से मिला है। आगे जो भी आपको मिलेगा इसी लोकतंत्र और संविधान की वजह से मिलेगा। और जाति जनगणना से देश मजबूत होगा, संविधान मजबूत होगा और ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई की राजनीति शुरू होगी। धर्म की राजनीति से मुट्ठी भर लोगों का फायदा हो सकता है, देश का फायदा नहीं होगा, देश के लोगों का फायदा नहीं होगा। देश के लोगों का फायदा होगा जब देश सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर सबके लिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई का इंतजाम करेगा। जब सब आगे बढ़ेंगे तब राष्ट्र आगे बढ़ेगा और तब पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, यूनिवर्सिटी बनेंगे, प्रयोगशाला बनेगी, विज्ञान का केंद्र बनेगा, मिसाइल बनेगा, ड्रोन बनेंगे। भारत में टैलेंट की कदर नहीं है। जो प्राचीन भारत का इतिहास था, सम्राट अशोक का भारत था, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था, घनानंद का भारत था, जहां तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। लेकिन जब से देश में जातिवाद और मनुवाद आया, जब से वर्ण कुव्यवस्था लागू कर दिया गया, मनुस्मृति लागू कर दिया गया कि कुछ लोग पर, आप बताइए आपके घर में 5 लोग हैं और आप कह दीजिए कि एक आदमी लड़ेगा, एक आदमी पढ़ेगा, एक ही आदमी कमाएगा, 2 आदमी घर बैठेगा और किसी ने हमला कर दिया। आप 5 भाई हैं, लड़ने का काम एक भाई को है और हमलावर 10 है, तो आप जीत पाएगा आपका भाई? यही वर्ण कुव्यवस्था है। एक जाति पढ़ेगी, एक जाति राज करेगी, एक जाति व्यापार करेगी और बाकी सब सेवा करेंगे। इसी जाति कुव्यवस्था और वर्ण कुव्यवस्था ने इस देश को पीछे धकेल दिया। और जब संविधान लागू हुआ, सबको लड़ाई, पढ़ने लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। आज भी जिनके दिमाग में जातिवाद है, मनुवाद है, आज भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर काटे जा रहे हैं। आज मुझे गुजरात से एक फोन आया एक दलित समाज के बच्चे का कि उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, कह रहे कि तुम अपने नाम में अपनी जाति लगाओ। बताइए, आप आज भी इस देश में दलितों, पिछड़ों से अत्याचार हो रहा है। उनके साथ अभी राजस्थान में एक दलित समाज के नेता को हॉस्पिटल में इलाज नहीं किया गया और कहा गया कि तुम दलित होकर हमसे बहस करोगे। जब तक इस देश में जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक मनुवाद खत्म नहीं होगा, जब तक आपसी भाईचारा नहीं होगा, जब तक सबको मेरिट के आधार पर पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा और जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे नहीं लाया जाएगा, तब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। और जो जातिवाद मनुवाद कर रहे हैं वो देश के दुश्मन हैं। आप बताइए, आपके घर में 5 भाई थे, आपने एक भाई को बिजनेस करने दिया, एक भाई को पढ़ने दिया, एक भाई को मुखिया बना दिया और 2 भाई का आपने शुद्ध और अछूत कह के उसका पैर तोड़ दिया। और आप कह रहे हैं कि आप पैर तोड़ दिए तुम्हारा और आप रेस में हिस्सा लो। यही जातिवाद और मनुवाद है। और 75 साल में बहुत चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन एक बार सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी, सोशल जस्टिस की सरकार बनेगी, कोई सामाजिक न्याय वाला प्रधानमंत्री बनेगा जो क्रिस्टल क्लियर हो, ये तब देश मजबूत बनेगा। क्योंकि जाति जनगणना, सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं है कि जाति से जाति को लड़ाओ। जातिवाद खत्म हो, सबको स्कूल कॉलेज मिले, सबको अस्पताल मिले, सबको बराबर का मौका मिले, सबको पढ़ाई लिखाई का मौका मिले, सबको बिजनेस का मौका मिले, सब पत्रकार बने, जो जिसमें जो मेरिट है उसके साथ भेदभाव ना हो, उसके इंटरव्यू में नंबर ना काटे जाए। यह है जातिवाद के खिलाफ लड़ाई। और इससे कौन लोग डरते हैं? जो जातिवाद के लाभार्थी हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, यह लड़ाई वही लड़ सकता है जो पढ़ा लिखा हो। अब जातिवाद के शिकार वो लोग नहीं होंगे जो अपने जातीय पेशा में हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो ठेला रिक्शा चला रहे हैं, जो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, जो लाचार बेबस है, वो नहीं लड़ सकते। इस लड़ाई को वही लड़ सकते हैं जो सिस्टम के हिस्सा है या पढ़े लिखे हैं। तो अगर आप शोषित वंचित समाज से हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक है, दलित हैं, पिछड़े हैं या प्रोग्रेसिव आदमी हैं, तो जातिवाद के खिलाफ बोलिए। भारत की लड़ाई
भारत की बीमारी सांप्रदायिकता नहीं है, ये तो नया नया है, जातिवाद असली लड़ाई है। और जाति जनगणना मतलब सबको बराबर का मौका, मजबूत राष्ट्र, यही असली राष्ट्रवाद है। और कायदे से तो जो शोषित वंचित समाज के नेता किसी पार्टी में होते, उनको आंख में आंख डालकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, आपका इतिहास लिखा जाएगा। अरे बाबा साहेब भी अगर अपने अधिकारों से समझौता करके, देश के अधिकारों से समझौता करके, समाज के अधिकारों से समझौता करके, राष्ट्रवाद के अधिकारों से समझौता करके इस्तीफा न देते तो उनको सम्मान नहीं इतना मिलता। अमर होने का यही रास्ता है कि कुछ समाज के लिए ऐसा कर जाइए, देश के लिए ऐसा कर जाइए कि देश आपको याद रखे। नहीं तो मरना सबको है, मैं आज मरूंगा, आप कल मरेंगे, मरेंगे आप भी, लेकिन आपको कौन याद रखेगा। अगर अमर होना है तो देश के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, बराबरी के लिए, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी के लिए जरूर बोलिए। आप कबीर रविदास को मिटा नहीं सकते हैं, आप बुद्ध को मिटा नहीं सकते हैं, फूले पेरियार अंबेडकर को मिटा नहीं सकते हैं, जगदेव बाबू को मिटा नहीं सकते हैं। लाखों नेता आए गए, मर गए, कौन जानता है, लेकिन जगदेव बाबू को जानता है, सुनीलाल पटेल को जानता है, रामस्वरूप वर्मा को जानता है, मान्यवर कांसीराम साहब अमर रहेंगे, बाबा साहब अमर रहेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहेंगे, बाबू जगजीवन राम अमर रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने मानवता के लिए काम किया है। तो आप किसी पार्टी में हैं, किसी दल में हैं, सामाजिक न्याय मतलब स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई की राजनीति कीजिए ताकि सबको बराबर का मौका मिले। जाति जनगणना, सामाजिक न्याय के खिलाफ वही लोग हैं जिनका पेट भरा हुआ है, जिनका देश पर कब्जा है और जो चाहते हैं कि दूसरा कोई ना आ पाए। जातिवाद वो बिल्डिंग है जिसके जो ट्रेन है एक, और जो रिजर्वेशन में घुस चुका है, जो एसी में घुस चुका है, वो गेट लगा चुका है, कह रहा है नहीं बाहरी को नहीं आने देंगे, यही जातिवाद है। और ऐसे लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए सोच के लोग। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।